हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार पीसीएस में सीडीपीओ का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। 30 अप्रैल को अपना बिहार पीसीएस है। तो हम लोग बिहार पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। स्पेशली जो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर ख़त्म करेंगे। प्रीवियस ईयर में घटना चक्र का प्राचीन इतिहास है, जिसको हम लोग पूरा एक ही वीडियो में पूरा शुरू से लेकर अंत तक प्राचीन इतिहास कवर कर लेंगे। ये एक मास्टर वीडियो है। एक ही वीडियो में हम लोग अब तक 32वीं से लेकर 66वीं बीपीएससी तक सारे एग्ज़ाम के प्राचीन इतिहास के सारे प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ये मेहरगढ़ से मिले थे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको कैलकुलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता है? तो ये लाल रंग का प्रयोग होता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आधे ऐतिहासिक युग में पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे इसमें आप लोग देखो, ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके लिखित साक्ष्य अवेलेबल हों, और प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल थे बट उनको पढ़ा नहीं जा सका। आधे ऐतिहासिक काल जो है, इसमें अवशेष मिले जरूर हैं और पढ़ा नहीं गया है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी दोस्तों? इसमें पकी हुई ईंट से बनी इमारत। तो जो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ये बनवाली से प्राप्त हुआ है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसमें ये दिया है कि वो संबंधित नहीं थे, तो ये बी ए स्मिथ संबंधित नहीं थे। बाकी आर डी बनर्जी, एम एस बस एवं के एन दीक्षित, ये तीनों संबंधित थे। बोगाचकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? तो ये परशुराई, जिसे आधुनिक में रावी नदी कहा जाता है, रावी नदी किनारे हुआ था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये सोम और इस पेय का नामकृत देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग ये जानते ही हैं, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो ये पावापुरी में हुई थी। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ये जमाली था, जो उनका दामाद था। आगे चल के इसी से विद्रोह हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन
किस स्थान पे दिया था? तो ये सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था, शुक्रमद्दव खाने से, जो उनके शिष्य ने उन्हें खिलाया था। शुक्रमद्दव मित्रों एक तरह का मांस हुआ करता था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो ये पंचम पीढ़ी है। इसके उत्तर में दोस्तों थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, जो कि बिहार टूरिज्म साइट पे पाँचवीं दिया गया है और बीपीएससी के आंसर की में से छठा माना गया था। तो ये विवाद के चक्कर में इस क्वेश्चन को आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये आजीविकों ने किया था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मक्खल गोसाल थे। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो ये उदयन हर्यक वंश का शासक था। ये हर्यक वंश को पितृहर्ता वंश भी कहा जाता है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो उदयन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो ये आप लोग जानते हैं, उदयन ने बसाया था। तो उदयन हो जाएगा हाँ। और ये हर्यक वंश का था। ये हर्यक वंश का शासक था और ये हर्यक वंश को पितृहत्ता वंश भी कहा जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी ग्रीवेच थी, जो आगे चलकर उदयन ने पाटलिपुत्र में बसाया था। उदयन जो कि हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। इसे पितृहत्ता वंश भी कहा जाता था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये विलियम जोन्स ने की थी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका के लेखक कौन है? तो सेम क्वेश्चन मेगास्थनीज हो जाएगा यहाँ। मेगास्थनीज दूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का द्वीप था। ये जो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये बृहद्रथ हो जाएगा, जो बृहद्रथ की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ये जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 38 पर आज पहुँचे हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ये खारवेल का था। खारवेल जो कि बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित था, जैन धर्म से काफ़ी प्रभावित था। 39 क्वेश्चन नंबर 39 में कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस है? ये महामेघवाहन वंश से है, जो ये जैन धर्म के प्रति काफ़ी आकर्षित है, यानी कि इसका राजकीय धर्म जैन धर्म था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये संगीत प्रेमी भी था। इलाहाबाद स्तंभ लेक पे जो इलाहाबाद के किले में स्थित है, तो उस पे इसे संगीत प्रेमी होने का
वो अभिलेख मिलता है। अभिलेख नहीं कहेंगे हम लोग, इसे शिलालेख कह देंगे, क्योंकि शिला मतलब पत्थर होता है, तो पत्थर पे लेख जो लिखा जाता है उसको शिलालेख कह दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, ये आप सब जानते हैं, स्कंदगुप्त हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार की भूमि को अप्रतहत भूमि कहा जाता है? तो बिना जोती हुई भूत को अप्रतहत भूमि कहा जाता है, और जोती हुई भूमि को सीता कहा जाता है, जो उनकी लकीरें होती हैं। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? तो चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा 1515 से 1520 में की थी। हर्षवंश हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ये वेनसांग हो जाएगा, जिसे यात्री का राजकुमार भी कहा जाता है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ये राष्ट्रंगणी हो जाएगा। राष्ट्रंगणी एक तरह की व्याकरण की भी पुस्तक मानी जाती है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में अवस्थित है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? तो ये नान्यदेव हैं, कर्नाट वंश के संस्थापक। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये सॉरी मित्रों, ये हरि सिंह हो जाएगा, हरि सिंह हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यत हुई है? तो ये धर्मशास्त्र के समय में, जब धर्म अपने पीक पे आया, मतलब धर्म का विकास हो रहा था, उस समय अछूत की भावना लोगों के प्रति जागृत हुई, लोगों में जागृत हुई। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में की, सॉरी क्षमा, हाँ कश्मीर में ये की गई थी कनिष्क शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगति थी। चौथी बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित भी हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगत कहाँ हुई थी? ये राजगृह में ही हुई थी, और ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके संबंध 4 स्थानों से नीचे उल्लिखित हैं। तो बुद्ध का जन्म, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रथम वचन। ये जो प्रवचन था ये सारनाथ में दिए थे, और इनका जो निधन है ये कुशीनगर में हुआ था, और इनको ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था, और जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। तो इस प्रकार अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर आंसर सी हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि द्वितीय के काल में। तो मित्रों, आप लोग बीपीएससी की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ये हमें उम्मीद है। और मैं इम्तियाज़ अहमद सर की जो बुक है उसका वस्तुनिष्ठ वाला एक बुक आता है, तो उसका मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है, और आप लोग देखते रहिए। बिहार स्पेशल की लगभग 20 से प्लस क्वेश्चन वहीं से आएंगे, और बाकी के जो 12-13 क्वेश्चन मतलब बिहार स्पेशल पूछेंगे, तो वो करंट अफेयर के मैटर रहते हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका वो 20 क्वेश्चन छूटने ना पाए। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, और मैं आप लोग के साथ ऐसे ऐसे एक ना एक चीज़ लाता रहूँ, जिससे कि आप लोग अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। और जैसा कि मित्रों मैं बता दूं अपने बारे में, तो मेरा बिहार पीसीएस 64वीं बीपीएससी में हुआ था। मैं मेंस भी दिया था, तो इस मेंस में मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी था, इस वजह से नंबर कमाने की वजह से मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया था। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं अपनी पूरी प्रयास करूँगा कि आप लोग भी सफल हों, अधिक से अधिक लोग सफल हों, यही मेरा उद्देश्य है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईसापुर 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये आप लोग जानते हैं, वैशाली, जो अपने बिहार में ही है। किस मुगल
चित्रकला मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु हुई थी? तो दोस्तों ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जहांगीर। और ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ प्राप्त होती थी? ये अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तों ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था? ये बौद्ध दर्शन की शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी, जिससे उनको पेमेंट आदि दिया जा सके सही से। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षमा चाहते मित्र, थोड़ा सा वो डिस्प्ले। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन और कारण दूसरा दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया था, तो ये सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। महाविहारों को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, तो मित्र ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरह अपना आंसर हो जाएगा। दोनों सही है परंतु व्याख्या गलत है, ये सही है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो हम लोग देख लेते हैं अपना, मगध की राजधानी कौन थी? तो ये आप लोग जानते ही होंगे, ये राजगिरी और पाटलिपुत्र दोनों थी। पहले राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासक किया था? तो ये मौर्य वंश ने किया था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद था जो सिकंदर के समकालीन था। ये एक निरंकुश शासक था, निरंकुश, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है। तो ये विशाखदत्त के ग्रंथ में है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का मध्य का समकालीन है? तो ये घनानंद था, जो कि नंद वंश का अंतिम संस्थापक था। तो इन्हीं ने चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य का अपमान किया था। तो कौटिल्य ने ही प्रण करके उसे बर्बाद करने के लिए ठान लिया था। तो वही चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड कर रहे थे, यानी उन्हीं के द्वारा ऐसा कुछ किया गया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना था? ये लकड़ी से बना था, जो लकड़ी से गिरने की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु भी हुई थी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ये आप लोग जानते होंगे, शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त हो जाएगा। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो ये हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये हो जाएगा श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग, ये तीनों सम्मिलित थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जो कि तृतीय बौद्ध संगति थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? ये प्राकृतिक भाषा थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं तरफ की लिखी जाती थी? ये खरोष्टी लिपि थी। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? राजाओं के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो ये सभी हो जाएगा उपयुक्त में से। केवल वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, तो ये भाभरू स्तंभ लेख हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग ये आज हमारी ये बिहार पूर्वावलोकन का प्रथम वीडियो है, जिसमें हर दिन एक वीडियो लाके अगले एक हफ्ते में पूरे
66वीं से लेकर 38वीं बीपीएससी तक हम सारे एग्ज़ाम को कवर करके आपको करा देंगे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे कि अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 33% से लेकर 40% तक बीपीएससी क्वेश्चन को रिपीट करती है, तो इसलिए पूर्वावलोकन को पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आप लोग जानते हैं ये राजनीतिक नीतियाँ थी, जो ये किसी राजा के द्वारा कैसे अपने राज्य को चलाया जाए, ये सब सारी चीज़ें उसमें थी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित थी। मेगास्थनीज मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लिखित है, तो ये मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका में उल्लिखित है। पेरिप्लस ऑफ द एथेनियन सी के लेखक कौन थे? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं थे, तो मतलब उनका नाम नहीं, ये अननोन लेखक थे। वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन होता है, तो ये इंडिका हो जाएगा मेगास्थनीज की। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। और पाटलिपुत्र को एक शासक के रूप में, राजधानी के रूप में किसने स्थापित की थी? उदय ने की थी, जो हर्यक वंशी शासक था। हर्यक वंश को पितृहत्ता वंश भी कहा जाता था। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? ये भीम हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा भीम किस वंश का एक शासक था? कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली फली, मतलब किस समय में फूली फली थी? तो ये कुषाणों के समय में सबसे अधिक विकसित हुई थी, मतलब कि इसका विकास हुआ था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ये हो जाएगा कण्व वंश ने। शुंग वंश के अंतिम शासक को ये मार करके कण्व वंश की स्थापना की थी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये हाथी गुफा अभिलेख से। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये ताम्रलिप्ति हो जाएगा। किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये गुप्त शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए थे अनुदान। गुप्त युग में भूमि की राजस्व दर क्या थी? तो ये उपज का 6वां हिस्सा था। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो ये गुप्तों की अत्यधिक थी। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता था? तो ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि आर्यभट्ट ने ये सबसे पहले ही बता दिया था, जब साइंस इतना डेवलप नहीं था। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में औषधि क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता था? तो ये आप लोग जानते हैं, सुश्रुत, सौमिला, सौनक, ये शूद्रक, ये सभी जाने जाते थे, इसलिए आंसर ई सही हो जाएगा। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये आप सब लोग जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में अध्ययन किए थे। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण नगर कौन था? तो ये मथुरा था। कभी बाण निवासी था? तो ये पाटलिपुत्र का निवासी था। पाटलिपुत्र। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी?
ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा की थी। आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, वेन्सांग किसके शासनकाल में भारत में यात्रा की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो ये कुमारगुप्त हैं, जो गुप्त वंश के शासक थे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, ये जावा सुमात्रा से। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसे रख रखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। तो ये आप लोग जैसा कि जानते हैं बाल पुत्र देव हो जाएंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? ये मुसलमान शासक थे, जो मध्यकालीन शासक थे 12वीं शताब्दी से के आसपास। खजुराहो मंदिर की स्थापना के निर्माण में सहयोग दिया था चंदेल शासकों ने, जो 950 से 1050 ईसा पूर्व के। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? चेर, चोल, पांड्य ये तीनों का हुआ है, कदम का उल्लेख नहीं हुआ है। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात है? तो ये आप लोग जानते ही हैं, मसाला केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो ये विशाख दत्त हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। ये व्याकरण पुस्तक थी। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन हैं? तो ये भास थे। स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास थे। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो ये सब लोग जानते हो, कालिदास, जिसे संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वैसे फ्रेंड्स ये गलत है, संस्कृत शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर विदेशी मतलब लेखकों से अपने देश की लेखकों की तुलना करना, तो ये हमारे लिए तुच्छ हो जाता है, जबकि हमें कल्पना यहाँ के लोगों की से वहाँ करनी चाहिए। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। यह मिलिंद पनहु मौन है, बाकी संगम साहित्य और जातक कथाओं में इसका उल्लेख है। हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये बाणभट्ट ने की थी, जो हर्षवर्धन के राजकाल में थे। उन्हीं के राज सिंहासन के आसपास ही रहते भी थे। यह चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? यह ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार रिपीट कर ही जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाता था? तो ये आप सब लोग जानते हैं, तो गोपुर कहलाता था। ये गोपुर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग मित्र, यही अपना ये प्राचीन इतिहास सेशन समाप्त होता है। आप लोगों मतलब अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और इस बार बीपीएससी में क्वालिफाई होना है और अच्छे से मेहनत आप लोग करते रहिए, और मैं भी आप लोग के साथ ज़रूर मेहनत करते रहूँगा। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने जो बहुविकल्पी है इम्तियाज़ अहमद सर की पुस्तक, उसको कराया है। आप लोग के पास जो भी पुस्तक हो, आप लोग उससे पढ़ते रहे। टॉपिक वाइज हम वीडियो में डाल दिए हैं, वो देख लीजिएगा। आप लोग किताब में पढ़ के फिर यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।